मधुर जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। पिछले सैटरडे को हम लोगों ने पंचायत ड्रामा अमेज़ॉन प्राइम पर जिसके 3 सीज़न उपलब्ध हैं और वो इंडिया का ड्रामा है, ओटीटी सीरीज़ है 8-8 एपिसोड्स की। उसका हमने सीज़न 1 डिस्कस किया था। टीवीएफ प्रोडक्शन का ये पर्टिकुलर ड्रामा जो है ये एक गांव में रहने वाले लोगों की सच्चाई, वहाँ की पंचायत, वहाँ कैसे सिस्टम चलता है, वहाँ की बातें, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में बताता है। पंचायत का फर्स्ट सीज़न जो हमने डिस्कस किया था पिछले सैटरडे को, उसमें बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको एक फन फैक्टर को ऐड करके टीवीएफ प्रोडक्शन की टीम ने प्रेजेंट किया था, द राइटर डायरेक्टर एवरीबॉडी, और मैंने उनकी खूब तारीफ भी करी। तो उसी का आज मैं सीज़न 2 और सीज़न 3 एक साथ में लेने वाली हूँ। जो ग्राउंड है उसका वो हम सीज़न 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी एक तरीके से रिकैप है कि हम आने वाले सीज़न 4 जो कि जुलाई में आने वाला है, उससे पहले हम 2 और 3 और 1 तीनों को एक याद कर लें कि हाँ हमने देखा क्या था। सीज़न 2 का जो शुरुआत होती है ना, तो ये जो हमारे अभिषेक बाबू गांव में पंचायत के सचिव बन के गए हैं, इनके लिए लाइफ वहाँ पर बहुत बोरिंग हो गई ना, कुछ भी नहीं है। तो इनको एक वो जो डेप्यूटी प्रधान होते हैं ना, मिस्टर प्रहलाद पांडे, वो उनको बोलते हैं कि भाई टंकी है ना पानी की, उसके ऊपर ज़रा चढ़ जाओ और ऊपर से आप गांव को देखो, आपकी जो बोरियत है ना सारी दूर हो जाएगी। इस सीज़न 1 के बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में जो रिंकी की एंट्री हुई थी ना, वो उस पानी की टंकी के ऊपर बैठी चाय पी रही थी, और वहीं पे अभिषेक बाबू भी पहुंच गए। और वो जो कहते हैं ना, पहला पहला प्यार है या नहीं है ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन एक वो कहते हैं ना, लड़की को देख के वो जो लड़के का वो शर्माना कहो या जो भी कहो यार, समझ लो ना कि वो क्या होता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो नज़र आ रही है अभिषेक की नज़रों में। कितने अच्छे से उस एक्सप्रेशन को प्रेजेंट किया है कि जहाँ वो रिंकी को देखता है और एकदम से कॉन्शियस हो जाता है, एक लड़की है यार, थोड़ी पढ़ी लिखी सी लग रही है, स्मार्ट सी है, अच्छी सी है दिखने में। कुछ फन फैक्टर उनकी लाइफ में आया, जैसे कि हमने सीज़न 1 में देखा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी बात हो रही है, और भी बहुत सारी बात हो रही है। इसी तरीके से सीज़न 2 में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगेन जो गांव की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है। सरकार जो है वो हर घर के लिए एक पक्का टॉयलेट भेज रही है, वहाँ लगाने का प्रबंध कर रही है, और उसमें से जो एक बंदे में के घर में लगाने में अगर वो टूट जाता है तो वो सरकार से दोबारा सैंक्शन आने में फिर टाइम लगेगा, और उसका घर में एक मिस्त्री है जो कि वेट नहीं कर रहा। अनलाइक अर्बन एरियाज़, अबंडेंट में लेबर है आपके पास, बुलाओगे 2 मिनट में आ जाएगा और आपके घर में आके काम करके जाएगा, पैसा फेंको और काम लो। लेकिन वहाँ एक गरीब इंसान जिसने एक मिस्त्री को बुला के रखा है, भैया टॉयलेट लगाना है, और टॉयलेट नहीं पहुँच रहा क्योंकि टॉयलेट की सीट टूट गई है। यही गांव की पंचायत अपने टूटी हुई सड़कों के लिए वहाँ के जो एमएलए हैं उनके ऑफिस में जाके कटहल और घिया लेके एज अ प्रेजेंट हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि जी उस सड़क को बनवा दो। हमारे पास 20-25 लाख रुपए नहीं हैं कि हम उस सड़क को बना दें, आप प्लीज़ अपने फंड में से हमारे सड़क को बना दो। और एमएलए किस तरीके से ट्रीट करता है, इतना दुख होता है कि वो लोग जो वोट लेने के टाइम पर एक एक के घर के बाहर आके यूं हाथ जोड़ के और आपके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और सब कुछ करते हैं, वही लोग जब उन उस जनता के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कि भाई हमें आपकी मदद चाहिए, तो उनसे मोल भाव करते हैं। अगर मैं सड़क बनाऊंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? जनता वोट देने के अलावा आपको कर क्या सकती है? तो ये जो वादे और उसके बाद
वादा खिलाफ़ी होती है ना नेताओं के द्वारा, ये बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया है पंचायत के सीज़न 2 में। जो एमएलए का कैरेक्टर दिखाया है, किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता है, कितनी गंदी भाषा में उन लोगों से बात करता है, और ये सारे इंक्लूडिंग ये पढ़ा लिखा शहर का लड़का अभिषेक जो वहाँ पे सचिव बन के गया है, ये सारे जने कैसे अ, हाथ जोड़कर वहाँ पे खड़े हैं और खून का घूंट पीना पड़ता है। अपने मुँह से अगर वो एक भी बात बोलते हैं तो उसके ऊपर उनको 10 गालियाँ सुननी पड़ रही हैं, किस तरीके से एमएलए बात कर रहा है उनके साथ। देन केक केक जो है वो गांव में एक बहुत बड़ी बात है। पिंकी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उनका सेलिब्रेशन ये है कि गांव के सब लोग उनके घर पर आएंगे, जहां औरतें सारी मिलकर किचन में काम कर रही हैं, कोई पूड़ी तल रही है, कोई सब्जी बना रही है, तरकारी बना रही है। ये उनका भोज है विद अ स्वीट डिश, कुछ भी स्वीट होगा। लेकिन जो अर्बन कल्चर है उससे कितना डिफरेंट है। तो अभिषेक बाबू जो हैं वो भी इनवाइटेड हैं, तो वो रिंकी के लिए एक केक लेने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। कौन से केक हैं आपके पास? तो जो दुकान वाला है, कौन से केक का मतलब क्या होता है? केक है। तो ये जो हम लोगों के अर्बन है ना, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट एंड बेल्जियम चॉकलेट एंड ऑल, ये सारी वहाँ पे नहीं है, वहाँ तो जी केक है। कितना बड़ा फ़र्क है। गाँव की एक एक चीज़ को इतने बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है पंचायत में। जहाँ सीज़न 1 जो था वो काफ़ी फुल ऑफ फन था, वहाँ सीज़न 2 को मैं एब्सोल्यूटली फुल ऑफ फन नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें जो हमारे डेप्यूटी प्रधान थे, कौन, प्रहलाद पांडे, जिनका बेटा राहुल पांडे आर्मी में है, उसकी शहीदी की खबर आती है कि वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके घर में सिर्फ वो बेटा था, बीवी उनकी पहले ही मर चुकी थी। तो इस बाप के लिए हालांकि एक शहीद का फादर होने की इज़्ज़त उनको मिल रही है, लेकिन फिर भी गांव के सब लोग होते हुए वो अकेले हैं। और एक डायलॉग भी बहुत अच्छा इसमें है कि कहते कि पहले भी पता था कि वो फ्रंट पे है, वो देश के लिए लड़ रहा है, वो यहाँ गांव में कभी भी आके रहने नहीं आएगा जब तक वो आर्मी में काम कर रहा है, वो किसी न किसी पोस्ट पे होगा। लेकिन एक एक जैसे कहते हैं ना कि घर के बच्चे जो हैं वो बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, देश के बाहर कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में हैं। लेकिन जब ये बच्चा शहीद हो गया, उसके बाद उसके फादर की जो इमोशंस कि आसपास सब लोग बहुत उसका ख्याल रख रहे हैं, गांव जो है सारा उसके साथ खड़ा है, प्रधान जी के घर से उसके लिए खाना आ जाता है, और पंचायत के ये जो हमारे अभिषेक हैं वो भी उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, जो उनका असिस्टेंट है विकास, सब लोग मिलके प्रहलाद पांडे का बहुत ख्याल रख रहे हैं। लेकिन उसके दिल को कोई सुकून दे सकता है? उसने तो अपना बेटा खोया है ना। तो वो बहुत अकेला है, वो बहुत परेशान है। 50 लाख का उसको मुआवजा सरकार से मिलता है अपने बेटे की शहीदी का, लेकिन वो उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं करा था, क्योंकि उसको उस पैसे से कोई मोह नहीं है। उसका तो मोह उसके बच्चे में था ना, बच्चा तो उसका चला गया। तो बहुत ही टचिंग है ये। और नशा मुक्ति के ऊपर भी इसमें बात हुई है कि सरकार की तरफ से वैन्स आ रही हैं जिसमें नशा मुक्ति अभियान के ऊपर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, नशा मत करो, ये अच्छा नहीं होता। हालांकि उसमें सटायर भी दिखाया है कि नशा मुक्ति की जो ट्रक जिसमें अनाउंसमेंट हो रही है टेम्पो में, जो बंदा उसको ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है, वो खुद ही नशे में धूतता है। सरपंच की बेटी की शादी की बात हो रही थी, जहां मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि माँ बाप में आपस में ही रिफ्ट है, जहां फादर नहीं चाहता कि दहेज के लालची लोगों के घर में उसकी बेटी ब्याह के जाए। वहाँ माँ जो है वो ये समझती है कि दहेज तो एक रिचुअल है जो करना ही होता है, तो जाते हैं उनसे मिलने के लिए लड़के वालों से। लेकिन लड़के वाले कैसे निकलते हैं
ये फाइनली माँ को भी समझ आता है और वही इस चीज़ को नकार देती है कि सॉरी, हमें खुद नहीं ऐसी जगह पे शादी करनी है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझको कि एक गांव के माहौल में रहते हुए भी वो अपनी बेटी को ऐसी जगह पर नहीं जाने देंगे जहाँ पर कि आगे चल के पता नहीं उसके साथ क्या हो, दहेज के लालची लोगों के साथ। अभी एक क्राइम पेट्रोल पर मैं कल ही एपिसोड देख रही थी, सॉरी थोड़ी डेविएट हो रही हूँ। लड़का इंजीनियर, लड़की डॉक्टर, 2020 में दोनों की शादी हुई। लड़का बाहर कहीं दूसरी जगह जाके दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। लड़की जो थी वो ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। धीरे धीरे रिफ्ट्स बढ़ने शुरू हुए, इतने बढ़ गए कि अभी कुछ दिन पहले उस लड़की को मोटर बाइक पे आगे ससुर, बीच में सास और आखिर में उनकी बहू, वो तीनों जने जा रहे थे और पता चला कि बहू को नीचे धक्का दे के मार दिया। अभी केस चल रहा है, अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल क्या है। जो अभी तक का पता चला है वो ये है कि उसको नीचे फेंक के मार दिया, ऊपर से उसको पत्थर से भी मार दिया गया, सिर फोड़ दिया, उसके गले को घोंटा है, कुछ कुछ इस तरीके से समझ में आ रही हैं बातें। और ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे बड़े सारे किस्से सुने। लड़की को जला के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जला के मारने से पहले कोई नहीं आता उसको बचाने के लिए। लड़की क्यों अपने माँ बाप को आकर नहीं बताती? जब उसको दिखता है ना कि ये कंधा छूट चुका है मेरे लिए, यहाँ मैं बोलूँगी भी तो मुझे ही सुनना पड़ेगा, तब लड़की जो है वो चुप रह जाती है। तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को सहारा दें कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, चाहे छोटी सी छोटी बात भी है, तुम हमें बताओगी। और अगर हमें लगेगा कि बात जो है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, तो हम या तो बात करके सॉल्व करेंगे या ठीक है एंड द रिलेशनशिप, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है कंटिन्यू करने की। चलो, थोड़ा सा डेविएट हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। सीज़न 2 में ही तीज के त्योहार में कैसे व्रत रखे जा रहे हैं अपने पति के लिए। वो पति जो बेचारा डरता रहता है, तीज वाले दिन भी बेचारा डर रहा है, हमारे प्रधान जी डर रहे हैं। हाँ, और डर डर के कुछ अंदर जाके खा रहे हैं कि बीवी के सामने खाऊंगा तो वो वैसी भूखी है, सुबह से लेके चिड़चिड़ाएगी देख के कि हम उसके सामने खा रहे हैं। तो ऐसे उसको थोड़ा ह्यूमर भी क्रिएट किया गया है, लेकिन तीज की रस्में दिखाई जा रही हैं। फिर सीसीटीवी बड़ा अच्छा लगा। गांव में सीसीटीवी लग रहा है, तो सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगाया जाए, चलो बहुत जगह पे लगा दिया गया। अब शहर में सीसीटीवी किस लिए इस्तेमाल होता है? कोई क्राइम हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसको पुलिस ने आके टटोला है तो सीसीटीवी को देखा जाता है, वरना सीसीटीवी की टेप को कोई नहीं देखता। तो मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, लेकिन गांव में सीसीटीवी किस लिए यूज़ किया जा रहा है? एक औरत की चप्पल कोई और चोरी करके ले गया, दूसरा डाल के ले गया, तो सीसीटीवी में देखना है मेरी चप्पल किसने डाली। या फिर एक आदमी की बकरी खो गई है, मिल नहीं रही, तो वो सीसीटीवी में ढूंढ रहा है मेरी बकरी कहाँ गई। क्यूट है ना? सीसीटीवी का असली इस्तेमाल यही होता है ना? विलेज की यूनिटी दिखाई है, गांव के लोग कैसे एक हो जाते हैं जब ये जो विलेज की पंचायत के लोग जब एमएलए से मिलने जाते हैं और एमएलए एक के बाद एक उनसे बदतमीजी से पेश आता है और वो उठ के बाहर आ जाते हैं, मत बनाओ हमारी सड़क, ठीक है, लेकिन बात तमीज़ से करो, ऐसा करके उनके बीच में गहमा-गहमी होती है। तो ये लोग वापस आते हैं और उसके बाद वो जो राहुल पांडे शहीद होता है, तो राहुल पांडे की शहीदी पे एमएलए अपनी वो दिखानी है ना कि जी मैं देखो मेरे क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना होमेज पे करने के लिए, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहा हूँ। गांव की सारी औरतें आके सड़क के बीच में खड़ी हो जाती हैं, तुम हम लोगों की बेइज्जती करते हो और उसके बाद यहाँ पर आके हमारे गांव के बच्चे की शहीदी पे फूल चढ़ाओगे अपने नाम कमाने के लिए। आउट। उसको वो एमएलए को एंटर ही नहीं करने देते हैं गांव के अंदर। क्या है उनके पास? कोई पावर है? गांव के लोगों के पास कोई पावर नहीं है। बेचारे बहुत ही एक सीधी सादी सी एक जीवन जीते हैं, विद लिमिटेड रिसोर्सेज जीते हैं, लेकिन वो इतना जज्बा रखते हैं कि एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बंदे से भी भिड़ सकें कि सॉरी, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो हम तुमको वो गलत करने नहीं देंगे, तुम हमसे अगर बदतमीज़ी कर रहे हो तो हम तुम्हें वो बदतमीज़ी करने नहीं देंगे। ये जज्बा, ये गांव के लोगों का जज्बा जो है काबिल तारीफ़ है, ये हर इंसान को सीखना चाहिए। गलत
गलत है। सीज़न 3 में भी जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ आती हैं उसमें एक बहुत अच्छा इमोशन और एक गरीबी का एक एहसास करवाया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जहाँ पर गरीब लोगों को फ्री में मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। तो अब वो मकान किसको दिए जाएं? कौन इतना गरीब है जो उस दायरे में आता है जिसके पास कोई अपना मकान नहीं है? अब एक दादी जो है वो अपने पोते को, जो कि गरीबी में रह रहा है लेकिन मकान अपना है, ये थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करती है कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, पोते ने मुझे घर से निकाल दिया है, देखो मैं अलग कोठरी में रह रही हूँ और मुझको एक अलग से मकान अलॉट किया जाए। और उसको वो मकान अलॉट हो भी जाता है, मीन्स उसकी एप्लीकेशन लग जाती है अलॉटमेंट के लिए। लेकिन दूसरे कुछ लोग जो हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, ये तो झूठ बोल रही है, ये तो उन्हीं के साथ खा पी रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन फिर जब वो उसको बीमार हालत में देखते हैं, वही लोग जिन लोगों ने कंप्लेंट की है, वो किस तरह से सरेंडर करते हैं अपने राइट को। वहाँ वो सेल्फिश नहीं है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ सेल्फलेसली वो कहते हैं कि ये बूढ़ी माँ को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, छोड़ो हमें अगली बार मकान मिल जाएगा, इस बार मकान जो है इन्हीं को दे दो। ओह माय गॉड, दैट इज़ सो टचिंग। ये इमोशंस को कितनी ब्यूटीफुली दर्शाया गया है कि ये जो लोग हैं शायद ये ज़्यादा दरिया दिल हैं उन अमीर लोगों से, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दूसरों की प्रॉपर्टी या दूसरों का हक पे नज़र रखते हैं। सुपर्ब। सीज़न 3 में बस जो मुझे एक चीज़ वियर्ड लगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस पूरे पंचायत के 3 सीज़न्स में से सिर्फ एक चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी, जो समहाउ लगा कि यार ये थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक कर दिया टीम ने। वो था आखिर में आके एमएलए को नीचा दिखाना है, वो घोड़ा बेच रहा है अपना, तो उस पे कुछ पॉलिटिक्स खेल के ये लोग किसी दूसरे बंदे को भेज के उससे घोड़ा खरीदते हैं और उस पे जश्न मनाया जा रहा है। और एमएलए भी जो है वो भी अपने ईगो में आके वो अपनी बंदूकें निकाल के आ जाता है कि तुमने चीटिंग से मेरा घोड़ा खरीद लिया, पैसे देके खरीदा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा बेकार लगा, घोड़े को खरीद के और उसके अना को नीचे करना और अपनी अना को ऊपर ले जाना। इसकी जगह राइटर अगर कुछ और सोचता, जैसे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे, तो एक आइडिया आ रहा था कि अगर उसकी जगह ये पैसा जो उन्होंने उसको दिया घोड़ा खरीदने के लिए, इसकी जगह इसी पैसे से अपने ही गांव के सारे लोग मिलके जितना भी उसमें माल आता है, हाँ, कंकड़ी, रेती और सीमेंट, ये सब कुछ मिला के जो जो पैचेस थे रोड पे जहाँ इतने बड़े गड्ढे हो गए थे, जहाँ लोग बार बार गिर रहे थे, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे थे, अगर उनको अपने हाथ से वो खुद भरते और मीडिया को बुला के उसकी वीडियोस बनाते, मीडिया आ रहा था इनके गांव में, ये भी एक स्टोरी थी जो आप देखिएगा, इतना लंबा हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर मीडिया को बुला के ये दिखाते कि देखिए जी, एमएलए तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम लोगों को मजबूरन अपनी जेब से पैसे मिला के इस गांव की सड़क में पैचअप काम कर रहे हैं कि ताकि हम लोगों का जीना थोड़ा सा आसान हो सके, अगर वो ये मैसेज देते ना, तो शायद एमएलए को आग फिर भी लगती और वो जो जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, हो सकता है वो वैसे ही रिएक्ट करता या किसी और तरीके से गुंडागर्दी दिखाता। लेकिन जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से जाता। ये घोड़ा वाला जो तरीका था ना, ये थोड़ा सा वियर्ड लगा। एंड की परफॉर्मर, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पूरा एपिसोड्स जो हैं इनमें मेरे को कोई भी ऐसा कैरेक्टर बट फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल जिस लेडी ने किया, उनका मुझे परफॉर्मेंस सीज़न 1 में, जैसा मैंने बोला था, कि बहुत वीक लगी। वो एक डीएम के रोल में फिट नहीं बैठ रही थी। उनके अलावा बाकी सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन सीज़न 2 और सीज़न 3 के की परफॉर्मर की अगर मैं बात करूं, तो मेरा ध्यान जाता है प्रहलाद पांडे की तरफ, जो राहुल पांडे के फादर, उनके जो इमोशंस दिखाए गए हैं कि एक ऐसा फादर है जो कि आदमी है, ठीक है, आदमी होने की वजह से ना तो वो खुल के सबके सामने रो रहा है, उसके एक एक इमोशन जो था ना वो देखने वाला था और आपको रुला देने वाला था। प्रहलाद पांडे का रोल अदा किया है फैजल मलिक ने। तो फैजल मलिक जी सुपर्ब।
चंदन रॉय, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली वेरी गुड। मुझे आपकी भी परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ विकास कहीं से भी कोई कमी नहीं, सुपर्ब। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक कमेंट के बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, इंडिया में रहते हुए आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा के सारे चैनल्स, ऑलमोस्ट सारे चैनल्स हम लोगों के लिए बैंड हैं यहाँ पर इंडिया में। तो अपना 786 जी, पहली बात तो मैं जब ड्रामा देख ही नहीं पा रही हूँ तो मैं रिव्यू क्या करूँगी, राइट? आपने मुझे लिखा कि आप क्योंकि अभी पाकिस्तानी ड्रामा नहीं दे रहे हो तो आपकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, बिकॉज़ आपका जो यूट्यूब ने एल्गोरिथम पकड़ा है वो पाकिस्तानी ड्रामा का, और आपके व्यूअर्स भी इसीलिए ऐड हुए हैं। ऑफ कोर्स आई नो दैट, लेकिन जो चीज़ मैं नहीं देख सकती वो मैं नहीं देख सकती। आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू देख लो, ये कर लो। अरे भाई, मैं कोई इलीगल काम क्यों करूँगी? मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ इंडिया की। वाई विल आई गो फॉर रॉन्ग मेथड्स? आई विल नॉट गो फॉर एनी रॉन्ग मेथड्स। अगर बैन है तो बैन है, जब ये बैन उठेगा तब मैं ज़रूर पाकिस्तानी ड्रामा भी रिव्यू करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वो करती हूँ, मुझे वो पसंद थे देखना, इसीलिए मैं देखा करती थी, इसीलिए मैंने रिव्यू देना शुरू किया, इसीलिए आप लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया। इनफैक्ट देख के रखे थे कुछ, और बीच में जब ये बैन लग गया और ये सब कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, मैं कहूँगी रिव्यू देना भी लॉजिकल नहीं था, दैट वाज वेरी इलॉजिकल। तो मैंने उसी वक्त रिव्यू देने भी बंद कर दिए। और अभी के लिए यस, मैं जो अवेलेबल मेरे पास ड्रामास हैं, मैं उनमें से चुन चुन के आप लोगों के लिए अच्छे ड्रामास निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारी फैमिली बनी है उसका जो यॉनर है, मैं उसी के हिसाब से उनको सजेस्ट करूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो मैं आपको भी क्या सजेस्ट करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।